students, today we'll start this topic covalent character in predominantly ionic bonds कि ionic bonds के अंदर covalent character कैसे डेवलप होता है। जैसे कि आप जानते हो कि heteronuclear bonds हैं, उनके अंदर ionic और covalent दोनों टाइप्स के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को स्टडी करने के दो तरीके हैं इन जनरल। पहला तरीका है कि अगर हम उस बॉन्ड को कोवलेंटली मान लें फर्स्ट एंड देन स्टडी करें कि उस कोवलेंट बॉन्ड में कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहा है एक एटम से दूसरे एटम के ऊपर। ये तो हुआ एक पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम उस बॉन्ड को आयनिक मान लें पहले से और फिर देखें कि उस आयनिक बॉन्ड में कितना अमाउंट ऑफ कोवलेंसी डेवलप हुई है। तो ये दो तरीके हैं इन जनरल एक हेटेरोन्यूक्लियर बॉन्ड को स्टडी करने के लिए। इन दोनों में से जो सेकंड वाला है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दैट इज अगर हम पहले से अज्यूम करें कि जो बॉन्ड है वो कैसा है, आयनिक बॉन्ड है, और बाद में हम रीड करें कि उस आयनिक बॉन्ड में कितना कोवलेंसी डेवलप हुआ है। ये हम देखेंगे कि कैसे कोवलेंसी उस आयनिक बॉन्ड में डेवलप हो रही है। तो एक साइंटिस्ट थे काशिमिर फैजान, उन्होंने एक जनरल से कंसेप्ट दिया था कि एक मान लीजिए अगर हमारे पास एक आयन पेयर है mx, इसमें से m कैटायन है, x क्या है एनायन, m पे प्लस चार्ज है, x पे -1 चार्ज है। अगर हमें पता है कि कैटायन का साइज क्या है स्मॉल और एनायन का साइज क्या है लार्ज, तो क्या होगा जैसे ही आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा तो स्मॉल साइज कैटायन क्या करेगा, लार्ज साइज एनायन को पोलराइज करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टर्ब करेगा और उस डिस्टर्बेंस की वजह से इस बॉन्ड में कुछ पोलराइजेशन जनरेट होगा और उस पोलराइजेशन की वजह से एक कोवलेंसी डेवलप होगी जिससे बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर आएगा। ठीक है, तो कोई भी आयनिक कंपाउंड में कितना अमाउंट ऑफ कोवलेंसी डेवलप हो सकती है उसको स्टडी करने के लिए उन्होंने कुछ रूल्स बताए थे फैजान ने। फर्स्ट रूल क्या था कि जो हमारा कैटायन है वो कैसा होना चाहिए, दैट शुड बी स्मॉल साइज, और दूसरा क्या है उसका जो चार्ज है वो कैसा होना चाहिए, दैट शुड बी हाई। हमारा अगर कैटायन है वो ज़्यादा चार्ज है और स्मॉल साइज है तो वो एनायन को बहुत ज़्यादा क्या करेगा, पेनिट्रेट करके पोलराइज करेगा और उससे उस बॉन्ड के अंदर कोवलेंसी डेवलप होगी। दूसरा क्या है रूल, दैट इज एनायन कैसा होना चाहिए, दैट शुड बी लार्ज साइज एंड चार्ज कैसा होना चाहिए हाई। ये दोनों कंडीशन कैसी है, ये कंडीशन ऐसी है कि उस एनायन को कैसा बना रही है, सॉफ्ट इन नेचर। सॉफ्ट मीन्स इजी टू डिफॉर्म, मीन्स जैसे ही कैटायन एनायन के पास आया वो क्या कर रहा है, इस एनायन को डिफॉर्म कर रहा है। डिफॉर्म करने से क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब होगा, कुछ पोलराइजेशन आएगा बॉन्ड में एंड कोवलेंसी डेवलप होगी। तीसरा तरीका क्या है, अगर मान लीजिए हमारे पास दो कैटायन हैं कैल्शियम +2 और Hg+2, इन दोनों का जो साइज है वो ऑलमोस्ट स्मॉल है, इसका 160 पिकोमीटर है, इसका 114 पिकोमीटर है और चार्ज भी दोनों में सेम है। तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन ज़्यादा पोलराइज कर रहा है एनायन को, वो हम कैसा पता करेंगे, बाय लुकिंग एट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, इसका कुछ ऐसे है n-p, इसके कुछ इलेक्ट्रॉन है p के अंदर n-1 like s इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसमें कैसी है कॉन्फ़िगरेशन, n-d और n-s। ओके, कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे ऑर्बिटल कौन सी है, s एंड p ऑर्बिटल, इसके पास ऑर्बिटल कौन सी है, d ऑर्बिटल। आपको पता है कि न्यूक्लियर चार्ज को कौन ज़्यादा शील्ड करता है, p एंड s ऑर्बिटल कैसे होते हैं,
न्यूक्लियर के क्लोज होते हैं और उनका शेप कुछ ऐसा होता है कि वो कम न्यूक्लियर चार्ज को बाहर स्केप होने देते हैं। एंड डी ऑर्बिटल कैसा होता है, वो काफ़ी डिफॉर्म होता है, उनके लॉब्स के बीच में इतना स्पेस रहता है कि न्यूक्लियर चार्ज इजीली स्केप कर जाता है। तो इसी पुअर शील्डिंग की वजह से, डी ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग की वजह से जो कैटायन का जो चार्ज है वो एनायन पे ज़्यादा इफेक्टिवली लगेगा, और इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से उस एनायन को ज़्यादा क्या करेगा, पोलराइज करेगा, और उस पोलराइजेशन की वजह से उसमें कैसा करेक्टर आएगा, कोवलेंट करेक्टर आएगा। ओके, तो ये थे 3 रूल्स जो फैजांस ने दिए थे कि किसी भी आयनिक, अगर मान लें हमारे पास 2 आयनिक कंपाउंड और हमें बताना है कि उनमें से किस में ज़्यादा आयनिक करेक्टर है, किस में कोवलेंट करेक्टर है, तो हम इन तीनों रूल्स को देख के हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा। नाउ देखते हैं इनके कुछ रिजल्ट्स। तो ये कोवलेंट करेक्टर जब आयनिक बॉन्ड में प्रोड्यूस होता है तो ये कैसे उसके रिजल्ट को अफेक्ट करता है। तो पहला है मेल्टिंग पॉइंट। तो हमारे पास मान लीजिए 2 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, एक है DeCl2, एक है कैल्शियम Cl2। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 405 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका क्या है 782 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो दोनों में एनायन है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसमें कैटायन कौन सा है, बेरिलियम +2, इसमें क्या है कैल्शियम +2। अब आपको पता है बेरिलियम +2 का जो साइज है वो कैल्शियम +2 से काफ़ी कम है, साइज कम है, चार्ज सेम है, तो इसका आयनिक पोटेंशियल क्या हुआ, कैल्शियम +2 के आयनिक पोटेंशियल से ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा होने से ये क्या करेगा, ज़्यादा पोलराइज करेगा। तो जैसे ये इसको पोलराइज करेगा, जो क्लोरीन है वो क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, और डिफॉर्मेशन की वजह से ये इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इजीली ब्रेक होने का मतलब है कम टेम्परेचर पे ही ब्रेक डाउन हो जाएगा, मीन्स मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी कोवलेंसी करेक्टर की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट इससे काफ़ी कम है। ठीक है, ओके, एक और एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए हमारे पास है लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 845 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 605 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 550 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 449 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये मेल्टिंग पॉइंट कैसे आया, इसको आप कैसे समझ सकते हो। अब देखो कैटायन सब में सेम है, कैटायन का साइज फिक्स है, चार्ज फिक्स। अब चेंज क्या हो रहा है इसमें, एनायन, पहले फ्लोरीन नेगेटिव है, दूसरा क्लोरीन नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव, आयोडीन नेगेटिव। आपको पता है जैसे मतलब ये सारे एक ग्रुप में बिलोंग करते हैं, ग्रुप में डाउन अगर टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज हो गया मीन्स ज़्यादा, जैसे ही नीचे की तरफ जा रहे हैं सॉफ्ट होते जाते हैं, सॉफ्ट होते जा रहे हैं तो वो इजीली क्या हो जाएंगे, कैटायन से पोलराइज हो जाएंगे। तो उसकी वजह से जैसे नीचे जाएंगे कोवलेंट करेक्टर बढ़ता जाएगा, कोवलेंट करेक्टर बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, ये कम टेम्परेचर पे ही इजीली ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो इसका ये एग्जांपल हो गया मेल्टिंग पॉइंट का। एक और एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास है कैल्शियम Cl2, FgCl2, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 782 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका है 276 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो दोनों में एनायन सेम है, इसमें कैटायन क्या है कैल्शियम +2, इसमें क्या है Hg+2, मर्क्यूरी +2। मैंने आपको बताया था कि दोनों का साइज क्या है सेम, और चार्ज दोनों का +2 है, साइज भी सेम है और चार्ज भी सेम है। तो तीसरी चीज़ क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कौन आ रहा है, d ऑर्बिटल, इसके में कौन आ रहा है, p और s ऑर्बिटल। तो d ऑर्बिटल आ गया, d ऑर्बिटल क्या है, काफ़ी डिफ्यूज है, मीन्स वो न्यूक्लियस चार्ज को बाहर इजीली एस्केप होने दे रहा है, पुअर शेडिंग प्रोवाइड करवा रहा है। तो उस पुअर शेडिंग की वजह से इसके न्यूक्लियस का न्यूक्लियर चार्ज क्लोरीन पे ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा लगेगा तो वो ज़्यादा पोलराइज करेगा, ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर डेवलप होगा, ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर डेवलप होगा तो ये इसलिए कम टेम्परेचर पे ही ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनके मेल्टिंग पॉइंट के कुछ एग्जाम्पल हैं। सेकेंड है सॉल्युबिलिटी। तो कोवलेंट करेक्टर किसी भी आयनिक बॉन्ड की सॉल्युबिलिटी को कैसे इफेक्ट करता है। तो जैसे आपको पता है कि आयनिक बॉन्ड कैसे होते हैं, पोलर।
तो वो पोलर सॉल्वेंट में इजीली डिजोल्व हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल है AgF, AgCl, AgBr, AgI। अब देखो सारे ही पोलर हैं, पोलर मॉलिक्यूल हैं, ये कैटायन है, एनायन है, आयनिक बॉन्ड है इनके बीच में। अब जैसे इनको वाटर के अंदर डालेंगे क्या होगा, ये तो सॉल्युबल है वाटर के अंदर, ठीक है। AgF, AgCl क्या है, सॉल्युबल है, लेकिन इसको सॉल्युबल होने के लिए क्या चाहिए, इसके अंदर हमें थोड़ा सा अमोनिया ऐड करना पड़ेगा। तीसरा क्या है, ये है स्लाइटली सॉल्युबल, ओके। ये भी स्लाइटली सॉल्युबल था, लेकिन जैसे ही अमोनिया डाला ये कुछ और ज़्यादा सॉल्युबल हो गया। और ये AgI क्या है, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल। सॉल्युबल, तो इसको हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, आपको पता है कि सब में कैटाइन सेम है, एनाइन चेंज हो रहे हैं, जैसे ही टॉप टू बॉटम जा रहे हैं एनाइन का साइज इंक्रीज हो रहा है, ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा तो क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर कम होगा, मीन्स वो नॉन पोलरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। नॉन पोलरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, जब कंपाउंड नॉन पोलर होगा तो वो पोलर में क्या होगा, कम डिजोल्व होगा। जो कंपाउंड पोलर होगा तो वो पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा डिजोल्व होगा, जो नॉन पोलर है वो पोलर सॉल्वेंट में कम डिजोल्व होगा। तो सेम यही है कि ये है इजीली सॉल्युबल हो रहा है, ये थोड़ा लेस सॉल्युबल है, और इसको ज़्यादा सॉल्युबल करवाने के लिए हमें इसमें क्या डालना पड़ रहा है, अमोनिया। और AgBr है काफ़ी स्लाइटली लेस सॉल्युबल है। और क्या इम्पैक्ट है इसका, एक इम्पैक्ट है इसकी बॉन्ड लेंथ के ऊपर। अगर इन्हीं की बॉन्ड लेंथ देखेंगे, अगर मान लो हम थ्योरेटिकली इनकी बॉन्ड लेंथ निकालना चाहें तो कैटायन एनायन की जब रेडियस आप ऐड करोगे तो AgF में जो वैल्यू है दैट इज 248 पिकोमीटर, दिस इज 296 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर, ये आपको पता है। दिस इज 311 पिकोमीटर। और AgI में क्या है, 320 पिकोमीटर। ये सब वैल्यूज क्या है, थ्योरेटिकल वैल्यूज, ओके। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमें क्या मिला है, जो एक्सपेरिमेंट वैल्यूज हैं वो है दिस इज 246, this is 277, this is 289 और ये 281, ओके। अब देखो इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या था 248, सॉरी थ्योरेटिकल वैल्यू क्या था 248, एक्सपेरिमेंटली क्या है 246 पिकोमीटर, तो ये ऑलमोस्ट क्लोज है। इसमें क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज मीन्स AgF Ag प्लस की रेडियस देखो, क्लोरीन नेगेटिव की रेडियस है, वो दोनों को ऐड करो, जो रेडियस आ रही है वो कितनी आ रही है 296 पिकोमीटर थ्योरेटिकली, मतलब इतना होना चाहिए। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली एग्जामिन किया तो वैल्यू कितनी आई 277 पिकोमीटर, इससे कम है। ये कम क्यों है, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ कोवलेंट